हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की बेहतर तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज के अंतर्गत हम आप सभी के लिए आज लेकर के आए हैं राजनीति विज्ञान के भारतीयों पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत 50 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो पिछली कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और तथा इस बार भी जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का या प्रैक्टिस सेट और देखते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित विजेता सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के अंतर्गत पार्ट थर्ड का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्त की भावना की पुष्टि होती है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी हीगेल और ऑप्शन डी माओ। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीगेल। हीगेल युद्ध का पूर्ण समर्थन करता है। वह युद्ध को एक साधन मानता है जिसका अनुगमन कर राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं तथा अन्य देशों से अपनी मांग मनवा सकते हैं। हीगेल ने कहा है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्त की भावना की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किस विचारक का है? बेंथम, डाइसी, लास्की या ऑस्टिन? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त स्टेटमेंट बेंथम का है। 19वीं सदी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मानना है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम तथा ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों में मिलता है। बेंथम के अनुसार अधिकारों का आधार केवल कानून ही है। इसके अनुसार कानून और अधिकार अनिवार्यतः एक है। कानून उसका वस्तुपरक रूप है और अधिकार व्यक्तिपरक रूप। इसके अनुसार अधिकार की तीन विशेषताएं होती हैं। बेंथम ने जो अधिकारों की तीन विशेषताएं बताई हैं उसमें पहला है, राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, अर्थात अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकते। दूसरा है, राज्य अधिकारों को संस्थात्मक तथा कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यही इन्हें लागू भी करता है। तीसरा जो विशेषता है वह राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, अर्थात जब कानूनों में परिवर्तन होता है तब अधिकारों में भी परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों का आर्थिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम आय। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वो बेंथम के अनुसार विधि का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू? उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु के अनुसार कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, अर्थात यह ईश्वर तथा विवेक की शुद्ध वाणी है और इस रूप में कानून को अरस्तु ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर यहां पर अब होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी बेंथम। अब बेंथम से जुड़ी हुई कुछ बातें आप सभी को यहां पर ध्यान रखनी है। इंग्लैंड में उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने लाख के प्राकृतिक अधिकारों के काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभव मूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया। बेंथम के अनुसार मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम ने सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दिया कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का योग होता है। तो कुल मिलाकर के जेरेमी बेंथम जो है उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं
और इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है और यहां से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। इस बार भी यह प्रश्न बनता है और इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहां पर निम्नांकित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद राइट आंसर का यहां पर चयन करना है। कथन है, बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। दूसरा है, बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते थे। तीसरा है, दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथनों के बिहाफ पर दिए गए उत्तरों का चयन कीजिए। तो यहां पर आप सभी को बता दें, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है और इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है अरस्तु को, मॉन्टेस्क्यू को, एबी डाइसी को, हेरोल्ड लास्की को। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, एबी डाइसी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर एबी डाइसी विधि शासन कहते हैं। विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ये 2-3 पॉइंट आप सभी को यहां पर स्पष्ट रूप से क्लियर करके रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में हमेशा इन प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कोई भी एग्जाम आप दें और उसमें आपको इस तरीके से संबंधित जो प्रश्न आए उनमें गलतियां ना हो। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। प्रश्न है, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? विधि का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन, धार्मिक विधि या विधि का अमूर्तन। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। डाइसी ने विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या जो है वो प्रस्तुत की है। डाइसी की प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है, जो आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बना। डाइसी के अनुसार विधि के शासन के 3 अर्थ लिए जाते हैं। पहला है, कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी नागरिक को दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। दूसरा है, विधि का शासन सब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। और तीसरा जो अर्थ है वह इंग्लैंड में विधि का शासन यह संकेत देता है कि यहां नागरिकों के अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए हैं, बल्कि देश के साधारण कानून में विहित उपचारों के द्वारा उन्हें जो हित लाभ और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वही यहां के संविधान का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू और ऑप्शन डी बोंदा। अब यहां पर अगर आपने डाइसी को राइट आंसर चुना है तो ये आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा और राइट आंसर यहां पर बनेगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? फ्रांसीसी राजतंत्र की व्याख्या में, अमेरिकी राष्ट्रपति की व्याख्या में, स्विस संसद की व्याख्या में, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि इंग्लैंड का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि शक्तियों का पृथक्करण इंग्लैंड के आलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? यानी जो विधि का शासन शब्द है इसमें विधि का अर्थ क्या है ये बताना है। मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अधिसमय विधि, सामान्य विधि। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव स्थापित विधि। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के निकटतम संबंधित है? यानी विधि के शासन से निकटतम संबंधित इनमें से कौन सी विचारधारा है? न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ, सत्यों का पृथक्करण। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधानवाद विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, क्योंकि संविधानवाद का भी संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिले होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? टॉमस इक्विनोस, सिसरो, बर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिसरो रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि यह शाश्वत अपरिवर्तनशील है, कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है यह बताना है? बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर या प्रेम के सिद्धांत पर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदले के सिद्धांत पर। दंड का प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना है। इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाला विचार जो है वो काम करता है। प्राचीन काल में दंड के इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। कांट और हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। यह पॉइंट यहां पर आप सभी को नोट करके रखना है कि कांट और हीगल ने जो है प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। दंड के अन्य जो सिद्धांत है उसमें निवर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत एवं आदर्शात्मक सिद्धांत है। सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दंड व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध एवं सुधार तीनों की ही उचित और संतुलित व्यवस्था हो। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। प्रश्न है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? टी एच ग्रीन, लाक, मैकाइवर या हबहाउस का। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह स्टेटमेंट लाक का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है? लॉक, लॉस्की, ग्रीन, बिलोबी। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉर्ट आउट किया है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉक। यानी क्वेश्चन का नेचर बदलकर हमेशा प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है और इस बार की परीक्षाओं में भी इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन के नेचर को भी समझना जरूरी है प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ में। यहां पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें, हाब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाजों का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु होता है। अब इसी तरीके का अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा जो फिर से कहीं ना कहीं वही प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार परीक्षाओं में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, निम्न में से किसका कथन है? तो अब यहां पर आपको सोचना नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, या परिभाषा किसने दी? अच्छा प्रश्न है। हाब्स, हालैंड, डिग्बी और ऑस्टिन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त स्टेटमेंट या परिभाषा जो है वो डिग्बी की है। डिग्बी ने कहा है कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, जबकि गैटिल महोदय जो है वो कहते हैं कि कानून प्रतिष्ठित विचारों एवं आदतों के उस भाग को कहते हैं जिनको शासन की सत्ता और शक्ति का समर्थन सामान्य नियमों के रूप में प्राप्त हो चुका हो। वहीं ऑस्टिन कहते हैं संप्रभु का आदेश अर्थात आज्ञा ही कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। और लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, ऐसा नहीं किया है लॉक ने। सही कथन चुनना है। और लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, बिल्कुल किया है। लॉक ने राज्य और सरकार के राज्य में विभेद नहीं किया है, यह भी गलत है। तो राइट आंसर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी होगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्नलिखित विचार किसने दिया है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ऑस्टिन, बेंथम, क्रेब और ओपेनहाइमर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रेब ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि जो है वो राज्य का निर्माण करती है। बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ऐसे विचारकों में क्रेब, डिग्बिट, सर हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है। क्रेब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि राज्य ने उसे बनाया है। जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं कि राज्य ने उसे अपने
आदेश द्वारा निश्चित किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। इसी रेफरेंस में क्रैब ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि जो है वो राज्य का निर्माण करती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। या राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन या विधि है जो राज्य का सृजन करती है, या किसने कहा है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी जस्ट इसके ऊपर सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नेचर यहां भी चेंज करके प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? लिया डिग्विड, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, ह्यूगो क्रेब और केल्सन। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डिग्विड। फ्रांसीसी विचारक डिग्विड या प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवादियों के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं। डिग्विड की मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन अर्थात राज्य से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि राज्य को सीमित करती है जबकि राज्य विधि को सीमित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? पाउंड, साल्मंड, ऑस्टिन, डब्ल्यू. विल्सन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साल्मंड ने उपयुक्त परिभाषा दी है। साल्मंड के अनुसार समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। साल्मंड ने कानून की परिभाषा देते हुए कहा है कि कानून नियमों का वह समूह है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा जिसे राज्य न्याय व्यवस्था के प्रशासन के उपयोग में लाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? राष्ट्रीय प्रभुत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, कल्याणकारी राज्य का उदय। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा जो है वो पुरानी पड़ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? आप सभी को उसका नाम कमेंट करके बताना है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, वृत्तांत का अर्थ क्या है? महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तनाव की समाप्ति, तनाव का शैथिल्य। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव का शैथिल्य जो है वो वृत्तांत का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमत, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रीय हित। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक सिद्धांतों में असहमति जो है वो राजनीतिक दलों का आवश्यक तत्व नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक है: लंबी अवधि के लिए संगठन, मूलभूत सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे में सहमति, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, राष्ट्रीय हित में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, एक सबके लिए और सब एक के लिए यह सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? यूरोपीय संघ, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ और शक्ति संतुलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक सुरक्षा के लिए एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। राजनीतिक जो अप्रोच है उसके अंतर्गत परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो है एक लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि नहीं अगर शब्द में लगा है तो आंसर बदल जाएगा। उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, उसमें द्वय संबंध होता है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे देखा जा सकता है, यानी प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? स्थायित्व, पूर्व अनुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण होना जो है वो द्विदल पद्धति का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर।
और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड उन्हें भी देख लेते हैं। अरविंद घोष राष्ट्रवादी और मानवीय एकता से ओतप्रोत एक राष्ट्रभक्त थे। उनका विचार गर्मदली नेता तिलक, लाजपत राय, पिल्लई, केलकर आदि के विचारों से मेल खाता है। उन्होंने वंदे मातरम में प्रकाशित एक लेख में लिखा, राष्ट्रवाद राष्ट्र में निहित दैवी एकता का साक्षात्कार करने की उत्कर्ष अभिलाषा है। इस एकता के अंतर्गत राष्ट्र के सभी अवयवभूत साक्षात्कृत कर लिया गया है। वह सामाजिक क्षेत्र में भी अपने को क्रियान्वित किए बिना नहीं रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है अरविंद घोष से संबंधित है और ध्यान रखना है, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध शामिल है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? 4 ऑप्शन है। प्रशासन का मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण कार्य सौंपता है। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता नहीं करती हैं। सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव देते हैं। तो राइट आंसर इसमें चुनना है जो सही हो, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? लॉक, गेटेल, लीकाक और हालैंड ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये टिप्पणी लीकाक ने की है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है। किन पॉइंट पर सहमत नहीं है वो आप सभी को यहां पर बताना है। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, पहला है राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में, कौन कौन इसमें सही है, फिर उस कूट का चयन आपको करना है। तो ये यहां पर सहमत थे, इस पर नहीं पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में इस पर सहमत थे दोनों। व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में इस पर भी सहमत थे। इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में इस पर सहमत नहीं थे। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां पर, यानी या सी कह लीजिए, वो राइट आप सभी के लिए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न, हीगल ने नागरिक समाज को देखा है विशिष्टता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, स्वतंत्रता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, सामंजस्य के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में हीगल ने नागरिक समाज को देखा है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। मैक्स वेबर, नार्थियोट पारिसन, रेंजेम्योर और पीटर डकर। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, नार्थियोट पार्किंसन ने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, कैशिवियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है? उनकी कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति में अवनत, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार, सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने में उनकी अक्षमता। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार के रूप में कैशिवियर ने व्यवस्थापिकाओं के ह्रास को जो है संदर्भित किया है। कैशिवियर की प्रसिद्ध पुस्तक है लेजिस्लेचर्स, जिसमें एक अध्याय है व्यवस्थापिकाओं का पतन जोड़ा गया है, और उसमें व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार से लिया गया है। अगला प्रश्न यहां पर है, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है यह बताना है। मिलेट, टीड, बर्नार्ड, लिविंगस्टन। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलेट के द्वारा जो है नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। मिलेट के अनुसार नेतृत्व प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। मिलेट ने नेतृत्व की 2 आवश्यक परिस्थितियां बताई हैं, एक राजनीतिक, दूसरी संस्थागत। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है, केवल
काठ की गुड़िया के समान है, या किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मेरिसन और रैमजे म्योर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनरो ने ये कहा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए, या किसने कहा था? बिल क्लिंटन, लॉर्ड रॉबर्टसन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मिखाइल गोर्बाचोव। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ये स्टेटमेंट है, जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, यह कथन किसका है? ग्रीन, मुसोलिनी, हीगल और हिटलर। अगर आपने यहां पर मुसोलिनी और हिटलर को देखकर इनमें से कोई ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। जॉर्ज केनन द्वारा, हेनरी ट्रूमैन द्वारा, जॉन फोस्टर डलेस द्वारा, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन फोस्टर डलेस के द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा है? मैकाइवर, फाइनर, ब्राइस और लास्की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की। लास्की कहते हैं कि वास्तव में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाना चाहिए और यही राजनीतिक दल जो हैं देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। लास्की से रिलेटेड स्टेटमेंट को इस परीक्षाओं में सीधा स्टेटमेंट ही पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? और 4 ऑप्शन है। एक प्रतिदिन के जन्म संग्रह के रूप में, एक कल्पित समुदाय के रूप में, हमारे युग के भ्रम के रूप में, एक सामाजिक संविदा के रूप में। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कल्पित समुदाय के रूप में। बेनेडिक्ट एंडरसन एक सामाजिक राजनीतिक अध्येता एवं इतिहासकार हैं। वर्ष 1983 में उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, से उनको प्रसिद्धि भी मिली। इसमें उन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना तथा राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणाओं को समृद्ध करने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, लॉक, ग्रीन या लास्की। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत के समर्थन का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है किस विचारक से संबंधित है? कांट, रूसो, मार्क्स, एरिक फ्राम। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? प्लेटो, पेरेटो, मोस्का, बर्नहेम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरेटो जो अभिजन वर्ग सिद्धांत के प्रवक्ता हैं, उनके अनुसार जो है अभिजनों में संचरण होता है और उन्होंने इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी दिया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो अब आप यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, विल्फ्रेडो पेरेटो। अब आप यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं पेरेटो के बारे में क्योंकि यह आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। पेरेटो अभिजन वर्ग सिद्धांत के प्रवक्ता हैं। उनके अनुसार अभिजनों में संचरण होता है, कोई भी राजनीतिक अभिजन स्थायी नहीं होता है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन वर्ग अनवरत रूप से ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर और नीचे स्तर से ऊंचे स्तर की ओर जाते रहते हैं। पतन कारक तत्वों की संख्या बढ़ती रहती है और दूसरी ओर शासित वर्गों में ऊंचे गुणों से संपन्न तत्व उभरते रहते हैं। पेरेटो का कहना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक अभिजन वर्ग अंततः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। इसलिए पेरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा है। उम्मीद है इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। पेरेटो के इस स्टेटमेंट का क्लेरिफिकेशन आप सभी की समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में शेष इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट के साथ।
इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जरूर जुड़ जाए आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।